हिंटर काइफेक, वो खेत जहां हत्यारा 4 दिन तक मुर्दों के साथ रहा। सुनो, एक कहानी सुनाता हूं, असली, ऐसी कि रात को नींद नहीं आएगी, ऐसी कि अंधेरे में अकेले बाथरूम जाने से डर लगेगा। ये कोई फिल्म नहीं, कोई नॉवेल नहीं, 1922 में जर्मनी के एक सुनसान खेत में हुआ सच, जिसका राज आज तक कोई नहीं जानता। तुम जहां बैठे हो आराम से सुरक्षित महसूस कर रहे हो, ये कहानी सुनने के बाद वो सुरक्षा का एहसास गायब हो जाएगा, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे एक आदमी ने पूरे परिवार को मार डाला और फिर उन्हीं के घर में, उन्हीं के बिस्तरों पर, उन्हीं के खाने से 4 दिन तक आराम से रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शुरुआत करते हैं उस खेत से। नाम है हिंटर काइफेक। जर्मनी के बवेरिया इलाके में, घने जंगल के बीच, पड़ोस से किलोमीटरों दूर, ऐसी जगह जहां आप चिल्लाओ तो आवाज सिर्फ पेड़ सुनते हैं। 1922 का वक्त, पहला विश्व युद्ध खत्म हुए कुछ ही साल हुए हैं। लोगों के दिलों में डर बसा हुआ है। इस खेत में रहता था ग्रुबर परिवार, बूढ़ा आंद्रियास, उसकी बूढ़ी पत्नी सेजिलिया, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया के 2 बच्चे, 7 साल की सेजिलिया दादी के नाम पर और 2 साल का जोसेफ। एक नौकरानी भी थी, लेकिन वो तो कहानी में बाद में आएगी, मरने के लिए। परिवार साधारण किसान था। सुबह उठते, जानवरों को चारा देते, खेत में काम करते, शाम को सो जाते। लेकिन मार्च 1922 में कुछ अजीब होना शुरू हुआ, ऐसा अजीब कि आज तक उसका मतलब कोई नहीं समझ पाया। पहला संकेत, अटारी से आवाजें। बूढ़ा आंद्रियास अपनी पत्नी से कहता है, सुनती हो, ऊपर से आवाज आ रही है, जैसे कोई चल रहा हो। बूढ़ी सेजिलिया कान लगाती, हाँ सही कह रहे हो, पर अटारी में तो कोई नहीं जाता, वहां सिर्फ पुराना सामान पड़ा है। वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर अटारी में जाते, टॉर्च जलाते, चारों तरफ देखते, कुछ नहीं, सिर्फ धूल, मकड़ी के जाले और पुराने बक्से। लेकिन फर्श पर कहीं कहीं धूल कम थी, जैसे कोई वहां खड़ा हुआ हो। वापस नीचे आते, रात को फिर वही आवाज, टाप टाप टाप, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। दूसरा संकेत, बर्फ में पैरों के निशान। सुबह उठते, बाहर बर्फ गिरी हुई है, सफेद चादर बिछी है। आंद्रियास दरवाजा खोलता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। बर्फ पर साफ साफ पैरों के निशान हैं, जंगल से शुरू होकर सीधे घर तक आ रहे हैं। लेकिन यही अजीब बात है, वापस जाते हुए निशान नहीं है। मतलब कोई जंगल से आया, घर में घुसा और फिर वापस नहीं गया। वो अभी भी घर में ही है। आंद्रियास पूरे घर की तलाशी लेता है, हर कोना, हर शेल्फ, कुछ नहीं मिलता। लेकिन निशान साफ बता रहे थे कि कोई तो आया था और गया नहीं था। तीसरा संकेत, घर की चाबी गायब। एक दिन मुख्य दरवाजे की चाबी गायब हो गई। पूरे घर में ढूंढा, कहीं नहीं मिली। बूढ़ी सेजिलिया परेशान हो गई, चाबी कहाँ गई? मैंने तो हमेशा इसी जगह रखी थी। लेकिन इससे भी अजीब बात यह थी कि चाबी गायब होने के बाद भी कोई दरवाजा तोड़ा नहीं गया था। सभी दरवाजे सही थे, ताला भी सही था। फिर चाबी गई कहां? और अगर किसी ने ली भी तो वो कौन था जो बिना तोड़े फोड़े घर में आ जा सकता था? चौथा संकेत, जानवरों का अजीब व्यवहार। गायें अचानक डर गईं। शाम को जब आंद्रियास उन्हें चारा देने जाता तो वो सहमी हुई रहती, आंखें फैलाकर अस्तबल के कोनों में देखती, जैसे वहां कोई और हो। कुत्ता भी बिना वजह भौंकता, रात को अचानक जागकर गुर्राने लगता। पर जब आंद्रियास टॉर्च लेकर बाहर जाता तो कुछ नहीं मिलता, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। पांचवा संकेत, नौकरानी का भागना। इन सब के बीच घर की नौकरानी ने अचानक काम छोड़ दिया, बिना किसी खास वजह के। आखिरी दिन उसने कहा, मैं यहां एक दिन भी नहीं रह सकती, इस घर में कुछ ठीक नहीं है, मुझे डर लगता है। आंद्रियास ने पूछा, क्यों, क्या देखा तुमने? नौकरानी ने सिर हिलाया, कुछ नहीं, बस एक एहसास है, जैसे हमेशा कोई हमें देख रहा हो, चुपचाप, छिपकर। माफ करना, मैं नहीं रह सकती। और वो चली गई, हमेशा के लिए। उसकी जगह एक नई नौकरानी आई, मारिया बॉमगार्टनर। बेचारी क्या जानती थी कि वो अपनी मौत को नौकरी करने आ रही है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहां से डरावनी कहानी असली नाइटमेयर में बदलती है। 31 मार्च 1922, शुक्रवार की शाम। परिवार ने खाना खाया, सामान्य बातचीत हुई। कोई नहीं जानता था कि ये उनका आखिरी खाना है। बाहर ठंड थी, अंधेरा घना हो चुका था। शायद आंद्रियास ने खिड़की से बाहर देखा होगा, जंगल के काले पेड़ों की ओर। शायद उसने सोचा होगा कि कल पुलिस को बुलाना चाहिए, इन अजीब घटनाओं के बारे में बताना चाहिए। लेकिन कल कभी नहीं आया।
हत्यारा पहले से ही घर में था, शायद अटारी में छिपा हुआ, शायद खलिहान के किसी कोने में। वो इंतजार कर रहा था सही वक्त का, जब सब सो जाएं, जब कोई रुकावट न हो। रात के 9 बजे होंगे। आंद्रियास खलिहान की तरफ गया, शायद जानवरों को चेक करने। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक लैंप की हल्की रोशनी। तभी पीछे से एक छाया निकली, चुपचाप, धीरे से। आंद्रियास ने कुछ महसूस किया, पलटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारे के हाथ में मैटॉक था, लोहे का भारी औजार, कुदाल और कुल्हाड़ी का मिलाजुला रूप। उसने पूरे जोर से आंद्रियास के सिर पर वार किया। थप की आवाज हुई, फिर खोपड़ी के टूटने की आवाज। आंद्रियास बिना आवाज के नीचे गिरा। खून बहना शुरू हुआ। हत्यारा वहीं खड़ा रहा। सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन हाथ स्थिर थे। वो जानता था कि अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 5 लोग और बाकी हैं। वो घर की तरफ गया, दरवाजा खोला। बूढ़ी सेजिलिया रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। हत्यारे ने उसे इशारे से बुलाया, शायद कहा, आओ, आंद्रियास को देखो, उसे चोट लग गई है। बेचारी बूढ़ी औरत बिना कुछ सोचे बाहर आ गई, खलिहान की ओर भागी, अपने पति की चिंता में। वहां पहुंचते ही दूसरा वार, सीधे सिर पर। वो भी नीचे गिर गई, अपने पति के पास। अब विक्टोरिया की बारी थी। वो शायद बच्चों को सुला रही थी। हत्यारा फिर घर में आया। उसने विक्टोरिया से कहा, जल्दी आओ, तुम्हारे माता पिता को चोट लग गई है। विक्टोरिया घबरा गई। वो भागकर खलिहान की ओर गई। उसकी 7 साल की बेटी सेजिलिया भी पीछे पीछे भागी, मां के साथ। खलिहान के अंदर अंधेरा, सिर्फ लैंप की लौ हिल रही थी और जमीन पर 2 लाशें पड़ी थीं। विक्टोरिया ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही रह गई। हत्यारा दरवाजे के पीछे से निकला। एक बार फिर मैटॉक ऊपर उठा, विक्टोरिया के सिर पर गिरा, फिर छोटी सेजिलिया पर। लड़की ने कुछ सेकंड के लिए संघर्ष किया, हत्यारे से लड़ी, लेकिन वो बच्ची थी, 7 साल की, क्या कर सकती थी। आखिरी वार के बाद वो भी निश्चल पड़ गई। अब हत्यारे के सामने 4 लाशें थीं। खलिहान के फर्श पर फैला खून, चारों तरफ मौत का सन्नाटा। उसने एक एक कर सभी लाशों को घास के ढेर के नीचे छिपा दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो वापस घर की ओर चला। घर के अंदर अब 2 लोग और बचे थे, नई नौकरानी मारिया और 2 साल का जोसेफ। दोनों सो रहे थे, बेखबर। हत्यारा पहले बच्चे के कमरे में गया। जोसेफ अपने बिस्तर पर सो रहा था, मासूम चेहरा, सोते हुए मुस्कुरा रहा था, शायद कोई सपना देख रहा था। हत्यारे ने कोई रहम नहीं दिखाया। मैटॉक ऊपर उठा, नीचे गिरा। छोटा सा शरीर एक झटके में हिला, फिर शांत हो गया। अब नौकरानी की बारी थी। मारिया अपने कमरे में सो रही थी। उस दिन पहली रात थी उसकी इस घर में। नई नौकरानी, नई जगह, नई जिंदगी की शुरुआत। वो क्या जानती थी कि ये उसकी आखिरी रात होगी। हत्यारा कमरे में घुसा, मारिया को भी उसी निर्मम तरीके से मार डाला, सोते हुए, बिना कुछ कहे। अब पूरा परिवार मर चुका था। 6 लोग, 3 पीढ़ियां, 2 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर अब शुरू होता है। अब हत्यारा अकेला था, 6 लाशों के बीच, रात के अंधेरे में, खून से सने हाथों के साथ। कोई सामान्य इंसान होता तो भाग जाता, जितनी दूर जा सकता उतनी दूर। लेकिन ये हत्यारा सामान्य नहीं था। उसने एक अजीब काम किया। वो रुका, घर में रहा 4 दिन तक। सोचो, वो उन्हीं के घर में सोया, उन्हीं के बिस्तरों पर सोया, उन्हीं के बर्तनों में खाना खाया, उनकी किताबें पढ़ी, उनकी दुनिया में घुस गया। पहली रात हत्यारा सबसे पहले रसोई में गया। उसने खाना बनाया, शायद वही खाना जो परिवार ने शाम को खाया था। उसने टेबल पर खाना परोसा, अकेले बैठकर खाया। चारों तरफ मौत का सन्नाटा, और वो शांति से खाना खा रहा था। फिर उसने जानवरों की देखभाल की, गायों को चारा दिया, पानी दिया, अस्तबल साफ किया, जैसे वो असली किसान हो, जैसे ये उसका अपना खेत हो। दूसरा दिन, सुबह हुई। हत्यारा उठा, शायद उसने नहाया, कपड़े बदले, फिर रसोई में गया, नाश्ता बनाया, खाया। दोपहर को वो बाहर गया, बर्फ में उसके पैरों के निशान बने। वो जंगल की ओर गया, शायद कुछ देर टहला, फिर वापस आया। और सबसे डरावनी बात ये कि वो अखबार लेकर आया, एक नया अखबार जो घर में पहले नहीं था, म्यूनिख का अखबार। उसने उसे पढ़ा, आराम से, जैसे कोई छुट्टी मना रहा हो। तीसरा दिन, हत्यारे ने चिमनी में आग जलाई, धुआं ऊपर उठा, पड़ोस से दिख रहा था। लोगों ने सोचा, अरे ग्रुबर परिवार ठीक है, देखो धुआं निकल रहा है, वो घर पर ही है। लेकिन वो ग्रुबर परिवार नहीं थे, वो हत्यारा था,
जो उनकी जगह ले चुका था। रात को उसने लैंप जलाया, खिड़की से रोशनी बाहर आई, पास के खेतों से दिख रही थी। लोगों ने सोचा रात को भी जाग रहे हैं, काम ज्यादा होगा। नहीं, कोई काम नहीं था, सिर्फ एक हत्यारा था जो मुर्दों के घर में जिंदगी जी रहा था। चौथा दिन हत्यारे ने सब कुछ साफ किया, अपने निशान मिटाए, शायद कपड़े धोए, बिस्तर ठीक किए। फिर वो तैयार हुआ जाने के लिए। उसने एक आखिरी बार घर देखा, खलिहान में छिपी लाशों की ओर देखा, बच्चों के कमरे की ओर देखा, और फिर वो चला गया, गायब हो गया। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से, जंगल में, हमेशा के लिए। अब दूसरा हिस्सा, जब दुनिया को पता चला कि क्या हुआ है। 4 अप्रैल 1922 मंगलवार। पड़ोसी लॉरेंस लिटन बावर को अजीब लगा। 4 दिन से किसी ने ग्रुबर परिवार को नहीं देखा था। दूध वाले ने भी कहा दूध बाहर ही पड़ा है, कोई ले